हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। हमने एक दहाड़ सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे विषय सूची जो दिया गया है। सभी विषय सूची में जो है पॉइंट, उस पॉइंट को हमने लिया है और उसको उत्तर देने का प्रयास किया है। कम शब्दों में जो है उसको व्याख्या करने का प्रयास किया है। जिससे दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा, अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है अभी तक, आपको अंदाज़ा नहीं है प्रश्न कैसे आएगा, तो आपको अगर थोड़ा आइडिया रहेगा तो आप जो है प्रश्नों को, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। बाकी एक दो पॉइंट आप अपने मन से जोड़ करके लिख सकते हैं। अगर आपको पता रहेगा तभी लिख पाएंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज को स्टार्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज देखने का मतलब है कि आप जो है कम शब्दों में दोस्तों, आधा एक घंटे जो भी वीडियो रहेगा उसमें आप पूरे सिलेबस का निचोड़ आप ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा लास्ट में कैसा वीडियो लगा। आइए देखते हैं। आप विषय सूची को मिला सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं हैं। इसमें पहला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 21A 29 का 2 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधित संतुतियां, ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत देखते हैं, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 21 का ए। इसमें देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 21 का ए जो है दोस्तों, यह कहता है, यह अनुच्छेद राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। समझ गए होंगे दोस्तों। यह अनुच्छेद 21 का ए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। और यह जो है संविधान 86वें संविधान संशोधन का जो है, इसमें संशोधन करके 2002 में इसे जोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 29 का 2 क्या कहता है। यह प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या राज्य के धन से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से केवल धर्म, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, धर्म चाहे जो भी हो, जाति चाहे जो भी हो, भाषा चाहे जो भी हो, इस आधार पर आपको शिक्षा ग्रहण करने से मना नहीं किया जाएगा, स्कूलों में जाने से मना नहीं किया जाएगा, ठीक है, पढ़ने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 29 का 2 कहता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 45 है। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। यह 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है, जिसे 86वें संशोधन के बाद संशोधित किया गया है। दूसरा पॉइंट है बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक कार्यों में रोजगार से सुरक्षा प्रदान करता है और अनुच्छेद 39E एवं 39F बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देना है। बाकी जो है अनुच्छेद 24 जो है, यह ये भी कहता है कि बच्चों से जो है खतरनाक कार्य नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। यह जो है अनुच्छेद 24 जो है बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 39 का E और 39 का F बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की सुरक्षा जो है यह सुनिश्चित करता है कि यह जो है मिले बच्चों को। और तीसरा पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
RTE 2009। इसमें पहला पॉइंट है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुए, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और दूसरा पॉइंट है, निजी विद्यालयों को अपनी सीटों का 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा। अगला पॉइंट है, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता और छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार भारतीय संविधान और RTE अधिनियम 2009 के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ठोस संवैधानिक प्रावधान और प्रतिबद्धताएं स्थापित की गई हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। इसमें देखते हैं, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में विभिन्न आयोगों और समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात गठित प्रमुख आयोगों एवं समितियों की संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है। देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन से हैं। देखते हैं, पहला है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति अपनाई, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में पारंपरिक शिक्षा की उपेक्षा हुई। आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा है वुड का घोषणा पत्र 1854। चार्ल्स वुड के प्रेषण ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई सिफारिशें की, जिनमें उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम का उपयोग और यूरोपीय ज्ञान का प्रचार शामिल था। तीसरा है हंटर आयोग, जो 1882 में आया। लॉर्ड रिपन द्वारा सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार पर जोर दिया। इसकी सिफारिशों में प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाना, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित करना, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न देना और बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना शामिल था। चौथा है पॉइंट, लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति। लॉर्ड ऑकलैंड ने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कुछ प्रयास किए, लेकिन उनकी नीतियां सीमित प्रभावी थी। पांचवा है लॉर्ड कर्जन का योगदान। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई आयोगों का गठन किया और विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए। ये तो था दोस्तों स्वतंत्रता के पहले की। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद आया है कोठारी आयोग। पहला है कोठारी आयोग, जो 1964 से 1966 तक डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं की जांच की और शिक्षा के सामान्य स्वरूप को विकसित करने के लिए सिफारिशें की। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और इसे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना था। इसके तहत विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा की गई और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में तैयार किया गया।
तीसरा है यशपाल समिति 1992। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने स्कूली शिक्षा में बोझ को कम करने और शिक्षा को आर्थिक सार्थक बनाने के लिए सिफारिशें की। इसमें जो दोस्तों जो है जो बैग होता है उसमें देखते हैं प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जो हैं बहुत से किताबें लेकर के जाते हैं जो काफ़ी वजन हो जाता है उनको ले जाने में। तो वह जो है इनकी कहना यह था कि जो है बच्चों को जो है बोझ को जो है कम किया जाए ताकि उनको जो है जो मेंटल प्रेशर है और शारीरिक जो उनकी जो है क्षमता है वह जो है उनको जो है उससे कम ले जाए पड़े और उनको जो है ये समस्याएं जो है ना उठानी पड़ी। आइए आगे देखते हैं। चौथा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005। इस रूपरेखा का उद्देश्य शिक्षा को आर्थिक, प्रासंगिक, समावेशी और बाल केंद्रित बनाना था। इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार की सिफारिशें की गई। पांचवा है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 एनसीएफटीई 2009। इस रूपरेखा का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार करना और शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाना था ताकि वे बदलते शैक्षणिक परिदृश्य में प्रभावी ढंग से शिक्षण कर सकें। आगे देखते हैं। इन आयोगों और समितियों की सिफारिशों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अब देखते हैं इसमें दोस्तों क्या है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु कई कार्यक्रम और परियोजनाएं संचालित की गई हैं। नीचे प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत है। देखते हैं। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे उपयुक्त कक्षाएं, श्यामपट्ट, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री आदि उपलब्ध कराना था ताकि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। तो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसमें अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, लेकिन नहीं दोस्तों। इसमें जो है उपयुक्त जैसे कि श्यामपट्ट, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे जो है पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को समझ में आए। टीएलएम उलम जितने भी प्रकार के होते हैं सब इनको जो है बढ़ावा देने के लिए ये जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रयोग की गई है। तो आगे देखते हैं। दूसरा है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट। यह कार्यक्रम सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण प्रदान करता है जिससे वे नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों से अवगत हो सकें और अपने शिक्षण कौशल में सुधार कर सकें। तीसरा है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम सॉफ्ट SOPT। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार ला सकें और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें जो है शिक्षकों को जो है ट्रेनिंग दिया जाता था, जो है ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे वो सीखें और वो जो है बच्चों को भी अच्छे से सिखा सकें। बच्चों को किस किस हिसाब से सिखाना है वह जो है तय करते हैं टीचरों को, और टीचर जो है बच्चों को सिखाते हैं उसी प्रकार से। देखते हैं। चौथा है बेसिक शिक्षा परियोजना BEP। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 में विश्व बैंक की सहायता से बेसिक शिक्षा परियोजना आरंभ की। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार,
नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर कम करना और शैक्षिक प्रबंधन को सुदृढ़ करना था। इसमें दोस्तों क्या हुआ, 1993 में जो है उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक से जो है सहायता ली और उससे जो है बेसिक शिक्षा परियोजना आरंभ की गई। उसका उद्देश्य ही था कि जो है शिक्षक में नामांकन जो है नामांकन है उसको बढ़ाना है और ड्रॉप आउट अर्थात जो बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई को बीच में ही, उसको जो है कम करना, यह जो है लक्ष्य था। आगे देखते हैं, पांचवा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना, विशेषकर शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में। इसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में दोस्तों जो है इसमें जो है जिले स्तर तक के जो है ध्यान दिया गया है कि जो है शैक्षणिक पिछड़े हुए जो जिले हैं उनमें जो है जो विद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, टीचर जो हैं उनको प्रशिक्षित करना, ये जो है कार्य किया गया है इसमें। आगे देखते हैं, छठवां है विद्यालय शिक्षा की तैयारी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करना है, जिससे वे शैक्षणिक वातावरण में सहजता से समायोजित हो सकें और उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हो सके। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं उनको जो है विद्यालय से जोड़ना, बच्चे विद्यालय जाएं, जो है उनको उस वातावरण में ढालने के लिए, समायोजित करने के लिए जो है यह स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाया गया है, ताकि जो है बच्चे जो है उस वातावरण में ढल सकें और बच्चे जो है सीख सकें। सातवां पॉइंट है संपूर्ण साक्षरता अभियान। इस अभियान का उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाना है, विशेषकर वयस्कों और महिलाओं को, ताकि समाज में साक्षरता दर में वृद्धि हो और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले। कहने का मतलब ये है दोस्तों, संपूर्ण साक्षरता अभियान जो चलाया गया है उसका जो है उद्देश्य था कि जो महिला हैं और पुरुष हैं, जो वयस्क हैं, मतलब जो 18 प्लस एज रहे, इससे ज़्यादा हैं, उनको जो है क्या है कि उनको जो है सामाजिक आर्थिक विकास में प्रोत्साहन और वृद्धि दी गई, ताकि जो है वह बच्चों को भी पढ़ाएं। उससे क्या होगा, अगर ये अपने आप शिक्षित रहेंगे तो बच्चों को भी जो है आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो है संपूर्ण साक्षरता अभियान लागू किया गया था, चलाया गया था। आठवां पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान। यह एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जैसे कि भारतीय संविधान के 86वें संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें जो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। आपने देखा है जो है 21A में भी बात किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसके अलावा जो है जैसे कि भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया है। 9वां पॉइंट है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGEL। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां लड़कियों की शिक्षा का स्तर निम्न है। 10वां पॉइंट है स्कूल चलो अभियान। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में नामांकित करना है, विशेषकर उन बच्चों को जो अभी तक शिक्षा से वंचित है। इसके तहत समुदाय में जागरूकता फैलाकर बच्चों के नामांकन को बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों एक अभियान चलाया गया था स्कूल चलो अभियान। इसके माध्यम से जो है बच्चों को जो है बुलाया जाता था, ठीक है,
स्कूल चलो अभियान में जोड़ने के लिए बच्चों से यह एक नारा चलाया गया, अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि शिक्षा जो है ग्रहण कर सके। और नाम जो है नामांकन उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, बच्चे एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लें। 11 पॉइंट है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। यह योजना विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने पर केंद्रित है, ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह जो है दोस्तों कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना जो है, यह बालिकाओं के लिए जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े क्षेत्र जो हैं उसमें जो है लड़कियों को जो है शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए भी जो है यह योजना चलाई गई। इनके माध्यम से जो है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किए गए और लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया गया है। 12वां पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का विकास हो सके। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जब गांव में हैं तो गांव में जब प्राइमरी के स्कूल में जाएंगे तो देखेंगे 1 से पहले जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ताकि जो है उनको शारीरिक और मानसिक सामाजिक क्षमताओं का विकास हो सके। इसके बाद जो है शिक्षा जारी रहती है। आगे देखते हैं 13 पॉइंट है। 13वां पॉइंट है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, इसका उद्देश्य था दोस्तों, जो बच्चे हैं जो कार्य करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में और कहीं कार्य करते हैं, इसका उद्देश्य था कि बच्चे जो है शिक्षा के मुख्य धारा को लाया जा सके, उनमें जोड़ा जा सके शिक्षा से। उनके लिए जो है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना चलाई गई और उसके माध्यम से जो है जो श्रमिक बच्चे थे, कार्य करते थे, उनको जो है मुख्य धारा में लाया गया और लाया जा रहा है, ताकि जो है वो शिक्षा को स्तर को सुधार सकें और वह पढ़ाई कर सकें। प्रश्न 14 है मध्याह्न भोजन पोषण वितरण। इस योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी पोषण स्थिति में सुधार हो और स्कूल में उपस्थिति बढ़े। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप देखते हैं प्राइमरी विद्यालयों में दोपहर में भोजन और कई प्रकार के अन्य जो है खाद्य सामग्री दिए जाते हैं, जैसे केला हो गया, दूध और जो है बहुत से चीज़ें भोजन के रूप में दिया जाता है बच्चों को, ताकि उनकी पोषण स्थिति में सुधार हो और वह जो है डेली स्कूल जाएं, उपस्थित रहें। ठीक है, उपस्थिति जो है धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ती चली जाए। लेकिन आप तो देख ही रहे हैं शिक्षा का स्तर। आगे देखते हैं 15 नंबर का पॉइंट है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। इसमें निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर आदि शामिल है, जो छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करते हैं और उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रोत्साहन योजना जो चलाया जाता है, इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिए जाते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए जो है फर्नीचर उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि बच्चे जो है बैठ करके पढ़ सकें। टाट पट्टी की व्यवस्था पहले की जाती थी, अब भी है, लेकिन जो है फर्नीचर की व्यवस्था करा दी गई है, डेस्क बेंच आदि उपस्थित हो गए हैं, ताकि जो है बच्चे बैठ करके पढ़ सकें। तो ये था जो है पॉइंट 15। आगे देखते हैं। इन सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, साक्षरता दर में वृद्धि और सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इसको देख लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, 10 ही मिनट का लगभग लेक्चर है दोस्तों। तो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।